लघु कथा के संयोजक आदरणीय सिद्धेश्वर जी, आज के कार्यक्रम की अध्यक्ष निशा भास्कर जी, प्रभारी ऋचा वर्मा जी एवं कार्यक्रम से जुड़े समस्त प्रतिभागियों और व्यक्तियों को मेरा सादर नमस्कार। जैसा कि उन्होंने सिद्धेश्वर जी ने मेरा परिचय दिया, मैं अवकाश प्राप्त शिक्षक हूँ। हेल्थफुल कॉलेज के हिंदी विभाग में मैं एसोसिएट प्रोफेसर था और इसी जनवरी में मैंने अवकाश ले लिया है। और अभी मैं वर्तमान में मध्य प्रदेश में एक जिला है रतलाम, वहाँ एक सब डिवीजन है जावड़ा, वहाँ मैं आया हुआ हूँ और वहीं से आपसे जुड़ा हुआ हूँ। और जी, तो जैसे कि उन्होंने कहा, सिद्धेश्वर जी ने आग्रह किया कि मैं अपनी लघु कथाएं सुनाऊं, तो ऐसा है कि मैंने कोई भी किताब मैं लेकर नहीं आया हूं। और सिद्धेश्वर जी ने कल कहा था कि कुछ मेरी लघु कथाएं वो भेज देंगे अच्छा, इसमें व्हाट्सएप में। जी जी, तो मैं तो आ नहीं पाया। मैं तो बिल्कुल भूल गया था। तो मैं दो शब्द में कहूंगा, उसमें मेरी एक लघु कथा भी मैं शामिल करूंगा। मैं लघु कथा के संदर्भ में जो बातें मेरे मन में आती हैं और कुछ लिखा भी है मैंने, जो उस संदर्भ में कुछ मोटी मोटी बातें कहूंगा और एक लघु कथा अपनी एक लघु कथा को उदाहरण दूंगा। तो लघु कथा के संदर्भ में छोटी सी बात कहने के बाद बात कहूंगा अपनी, कि काया में लघु होने के बावजूद कथ्य, शिल्प एवं उद्देश्य की दृष्टि से लघु कथा ने हिंदी साहित्य में अपना कद बहुत बड़ा कर लिया है। नाम लघु है लेकिन उसका कद आज बहुत बड़ा है। लघु कथा न छोटी कहानी है और न किसी कहानी का छोटा रूप है। यह किसी विषय को एक फ्रेम के साथ, पूरी तस्वीर एक फ्रेम के साथ प्रस्तुत करने की विधा है। कविता में जो स्थान दोहा छंद का होता है, आज लघु कथा में वही स्थान लघु कथा ने जो है वो हासिल कर लिया है। दोहा छंद के संबंध में कवि रहीम ने एक दोहा लिखी है कि दीर्घ दोहा अरथ के आखर थोड़े आही, जो रहीम नट कुंडली सिमटी कूदी चढ़ जाई। और बिहारी के दोहों के संबंध में आप लोग सभी जानते हैं, उनके सतसैया के संदर्भ में, दोहों के संदर्भ में एक उक्ति बहुत प्रचलित है कि सतसैया के दोहरे अरुणावक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। तो ये जो दोहा छंद की जो विशेषताएं हैं, जो देखने में तो छोटी लगती है लेकिन घाव करने में बहुत गंभीर होती है, मतलब तीव्र घाव ये छंद जो है करता है। उपयुक्त दोनों उदाहरणों में दोहा छंद की कुछ जो विशेषताएं उभर कर आती हैं, वह है कि नंबर 1 संक्षिप्तता, नंबर 2 अर्थ की विराटता, नंबर 3 भाषा की समाज शक्ति, नंबर 4 गागर में सागर भरने की क्षमता, नंबर 5 नावक के तीर की तरह घाव करने की क्षमता इत्यादि। अगर हम आज की लघु कथा को इस दोहा के संदर्भ में देखें तो उपयुक्त सारे गुण इसमें मिलते हैं। आज ये जो लघु कथा है वह केवल युग सत्य की उद्घाटिका नहीं है, बल्कि विचारों की संवाहिका भी बन गई है। अपनी संप्रेषणीयता के कारण यह केवल पाठकों को नहीं बल्कि अन्य विधाओं के लेखकों को भी अपनी ओर आकृष्ट कर रही है। एक जमाना था जब पत्रिकाओं में लघु कथाओं को का इस्तेमाल जो एक फिलर के रूप में किया जाता था, लेकिन आज लघु कथाएं जो पत्र पत्रिकाओं के लिए या हिंदी साहित्य भवन के लिए एक जरूरी पिलर बन गई है। इस तरह हम देखें तो लघु कथा का कद जो है आज काफी बड़ा है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इधर कुछ नया करने के जोश में, कुछ अपने आप को साबित करने के कारण के अतिरिक्त जोश में कुछ लघु कथाकार जो है पुरानी बोध कथाओं को या लोक कथाओं को जो है नए रूप में उसी प्रकार प्रस्तुत कर रहे हैं जैसे गाने का रिमिक्स प्रस्तुत किया जाता है। जैसे मैं एक उदाहरण दूं, बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है एक कौवा एक लोमड़ी की कथा। एक कौवे के मुख पर, एक कौवा एक डाली पर बैठा हुआ था, उसके मुख पर एक रोटी का टुकड़ा था, उसके चोंच में टुकड़ा था। उसको देखकर लोमड़ी को लालच आ गया, उसने कौवे की बड़ाई शुरू कर दी कि तुम बहुत अच्छा गाते हो वगैरह वगैरह। कौवे ने बड़ाई से कौवा जो फूल कर गदगद हो गया, उसने जैसे गाना शुरू किया बस रोटी जो नीचे गिर गई, वो टुकड़ा नीचे गिर गया और लोमड़ी उसको लेकर भाग गई। ये एक जो है पुरानी जो है लोक कथा है। इस लोक कथा को एक नया नैरेटिव कुछ लोगों ने देना शुरू किया है। ऐसा लघु कथाकारों ने दिया है। उन्होंने कहा
कि जब लोमड़ी ने कौवे की पढ़ाई शुरू की तो कौवा उसकी चाल को समझ गया और उसने क्या किया कि रोटी को जो है वह अपने पंजे में उसने दबा लिया और गाना शुरू किया। इस तरह कौवा जो है पक्षियों में सबसे चतुर माना जाता है और लोमड़ी पशुओं में सबसे धूर्त मानी जाती है। यानी कि वो धूर्त, अगर हम व्यक्तिगत रूप में ले, प्रतीकात्मक रूप से, एक धूर्त व्यक्ति ने एक चालाक व्यक्ति को शुरू में तो जो है उसको बेवकूफ मूर्ख बना दिया, लेकिन दूसरे नैरेटिव में उस चालाक व्यक्ति ने एक धूर्त व्यक्ति को जो है धता बता दिया। तो इस तरह से एक नया नैरेटिव गढ़ा गया है। एक नैरेटिव मैं और बताना चाहता हूँ, एक बोध कथा है। वो कथा है आपका बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। ये कथा आपने सुनी होगी। एक राजमहल में कुछ चूहे बहुत उत्पात कर रहे थे, तो राजा ने उस जो है उस चूहों से रक्षा के लिए एक बिल्ली पाली। अब बिल्ली परेशान, वो चूहा बिल्ली जो है बिल्ली कहते चूहे परेशान। तो उन चूहों ने एक मीटिंग बुलाई जिसमें तय हुआ कि बिल्ली के गले में अगर घंटी बांध दी जाए तो हम लोग सचेत हो जाएंगे और जैसे बिल्ली आएगी हम लोग भाग जाएंगे। ये पुराना नैरेटिव है, क्योंकि किसी कोई तैयार नहीं हो पाया, ऐसा करने के लिए कोई साहस नहीं दिखा पाया। तो नए लघु कथाकार ने कहा कि ये बहुत पुरानी बात है। नई सदी के जो बिल्लियां हैं वो बहुत चतुर हैं। उन्होंने जो है एक मीटिंग की और कुछ युवा चूहों ने कहा कि मैं जो है उसके गले में घंटी बांधूंगा। तो कहा कैसे? बोला देखिए मैं बांधता हूँ, और सचमुच गले में उसकी घंटी बांध दी गई। तो बूढ़े चूहों ने कहा, बुजुर्गों ने पूछा कि भाई तुमने ऐसे कैसे किया? तो उन्होंने कहा कि मेरा केमिस्ट की दुकान में जाना आना है, वहां से मैंने नींद की गोली ले उड़ी, मैं ले उड़ा और जाके बिल्ली के दूध में डाल दिया, बिल्ली सो गई तो घंटी बांध दिया। तो एक नया नैरेटिव है जो बोध कथाओं के माध्यम से, एक लोक कथाओं के माध्यम से ये व्यक्त किया जा रहा है, प्रकाशित किया जा रहा है। मुझे नहीं लगता है कि इससे लोक कथा का भविष्य कितना उन्नत होगा, इस पर चर्चा करने की जरूरत है कि क्या ये स्वीकार्य है लोक कथा में, लोक कथा के भविष्य के लिए जरूरी है ऐसा नया नैरेटिव गढ़ना, या लोक कथाओं को या बोध कथाओं को हम लोग उसको उसी रूप में जो संदेश उसने दिया उसी संदेश के रूप में हम लोग ग्रहण करें, ये नए नैरेटिव के साथ उसको प्रस्तुत करें। ये बात है। दूसरी बात यह है कि काल्पनिकता, जाहिर है कि बोध कथाओं में भी काल्पनिकताएं होती हैं, लोक कथाओं में भी होती हैं। काल्पनिकता में जब स्वाभाविकता की या वास्तविकता का रंग भर दिया जाए तो वह स्वाभाविक या काल्पनिक नहीं रह जाती है, स्वाभाविक बन जाती है। अब देखना है कि कोई भी कथा जाहिर काल्पनिक होती है, लेकिन वह जो है वास्तविक हो सकती है कि नहीं, मतलब संभावना है कि नहीं, संभाव्य सत्य, काल्पनिक सत्य और संभाव्य सत्य, इन दोनों के बीच में से हमें जो है एक को चुनना पड़ता है। तो हम देखें कि जो काल्पनिकता है उसमें हम जो रंग डालें वास्तविकता का, वो संभव होगा कि नहीं। उसकी रात कहानी प्रेमचंद ने लिखी, उसमें एक गाय जो है हल्कू की सारी फसलों को वो चट कर जाती है और हल्कू जो है सोया रहता है, अलाव जलाकर सोया रहता है, वो उठता नहीं है, अपनी फसलों को नष्ट होते हुए देखता रहता है। निश्चित रूप से काल्पनिक है, लेकिन ये कल्पना वास्तव हो सकती है, सच हो सकती है कि नहीं, ये बात, ये अगर हम कहें कि हाँ ऐसा हो सकता है तो ये कहानी वास्तविक है और जो है इसको हम स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन आज की लघु कथाओं में जो कुछ नई चीजें परोसने के जोश में कुछ लोग जो नई बातें कह रहे हैं, ये इतना जरूरी है, इसे जो है विचार करना आवश्यक है। अब मैं अपनी एक लघु कथा के बारे में कहूंगा। जैसे एक कथा है, भीड़ छटने लगी। इसमें एक दुबला पतला व्यक्ति वह चिल्लाकर लोगों को भीड़ इकट्ठा करता है और कहता है कि है कोई माई का लाल जो मुझे जो है उठा के पटक सके। उस भीड़ में से एक आदमी आता है, उसको उठा के पटक देता है। फिर धूल झाड़ कर उठता है और फिर कहता है कि है कोई माई का लाल जो मुझे उठा के पटक सके। एक दूसरा आदमी आता है, फिर उसे पटक देता है। धूल झाड़ता हुआ फिर उठता है वो और फिर कहता है कि है कोई माई का लाल जो मुझे 3 दिनों के भूखे को एक रोटी खिला सके। भीड़ धीरे धीरे छटने लगती है। ये लोक कथा है जो मेरी कथा है। तो इसमें यह कल्पना है, काल्पनिक है, ऐसा कुछ हुआ नहीं था, लेकिन क्या हो नहीं सकता है। आज हम देखते हैं लोग रील बनाते हैं, कहीं दुर्घटना घटती है, लोग पानी में डूबते हैं, उसको बचाने को उपक्रम नहीं करते, लोग रील बनाते हैं, उसमें उसको ज्यादा मनोरंजन आता है। क्या होना नहीं चाहिए कि हम उसको बचाएं? एक कई प्रश्न जो है हमारे सामने है, समाज के सामने है। निश्चित रूप से लघु कथा जो आज समाज से, जन सरोकारों से जुड़ी है, जुड़ना भी चाहिए और नए तेवरों के साथ आ रही है, इसलिए आज साहित्य में वो स्वीकार्य है।
लोग उस साहित्य में उसने स्वीकार कर लिया है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिसके कारण लघु कथा के भविष्य पर कुछ प्रश्न चिन्ह लगते हैं। मुझे लगता है कि आज इस मंच पर बहुत सारे विद्वत लोग जुड़े हुए हैं, लघु कथा के जानकार जुड़े हुए हैं। वो ये विचार करें कि लघु कथा को हम किस रूप में, वो कौन सा स्वरूप हम देना चाहते हैं। मैं इतना ही करके अपनी बात समाप्त करता हूँ। मुझे अवसर देने के लिए सिद्धेश्वर जी का, बाकी समूह का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक ही लघु कथा पढ़ा, वो 100 के बराबर है। बहुत ही सशक्त रचना, छोटी रचना और व्यंग्यपूर्ण। लघु कथा में जब व्यंग भी शामिल हो जाता है तो उसका प्रभाव दुगना हो जाता है। बहुत सी लघु कथाओं में हमने देखा है। वैसे व्यंग लघु कथाएँ करके एक पुस्तक भी प्रकाशित हुई थी, पुस्तक महल से, उसमें मेरी भी लघु कथा थी। तो आप चूँकि व्यंग भी लिखते रहे हैं, इसीलिए आपकी लघु कथाओं में व्यंग का पुट देखने को मिलता है। और मैं बतला दूं कि आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है कि आपके पास आपकी लघु कथाएँ, अभी आप बाहर है, घर से बाहर है, आपके पास लघु कथाएँ नहीं है। यदि मेरे पास पुस्तक है तो कम से कम 100 लघु कथाएँ तो मेरे पास है ही। और शायद मैं इसका फोटो कॉपी करके भेजना मैं शायद व्यस्तता में इसलिए भूल गया कि आपकी लघु कथाओं को पढ़ने में मैं तल्लीन रह गया। कल मैं जल्दी किसी रचना को पूरी नहीं पढ़ पाता हूँ, लेकिन आपकी लघु कथाएँ इतनी अच्छी थी कि मैं अधिकांश लघु कथाओं को मैं एक बैठक में पढ़ गया और मैं भूल गया कि आपको हमको उसका फोटो कॉपी भेजना है। लेकिन हमने उस पर जो लिखा है वो संक्षिप्त डायरी तो प्रस्तुत करूँगा ही, लेकिन मेरे पास किताब है तो इसमें से कुछ लघु कथाएँ जो हमें बहुत अच्छी लगी उसका मैं पाठ करने जा रहा हूँ। आपको भेजता मैं कोशिश करूँगा कि आपसे कमतर नहीं पढ़ूँ, लेकिन ये बात आपकी लघु कथाएँ इतने सारे लोगों के पास पहुँच जाए और हमारे आज के अध्यक्ष हैं डॉक्टर निशा भास्कर जी, उनके पास भी पहुँच जाए तो हालांकि उनको पहले में हम लघु कथा देते तो और भी बेहतर बोल सकते थे, लेकिन वह त्वरित समीक्षा देने की आदी हो चुकी हैं कई मंचों से जुड़कर। मुझे लगता है कि आपकी लघु कथाओं को जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ उस पर भी वे संक्षिप्त टिप्पणी अवश्य देंगी। और तो मैं आपकी लघु कथाएँ बहुत छोटी छोटी है, इसलिए मुझे लगता है कि मैं तो सोचा था 2-3 लघु कथाएँ पढ़ूंगा, लेकिन देखिए 10 मिनट में हमको लगता है कि 10-12 लघु कथाएँ आपकी हो जाएगी। तो आपकी जो मुझे बहुत अच्छी लघु कथा लगी थी, एक है जिंदा मछली। वैसे भी मैं शाकाहारी हूँ, मैं बतला दूँ, इसलिए मुझे अच्छी लगी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इसके माध्यम से आपने बहुत बड़ा संदेश लोगों को दिया है जो संकीर्णता से डूबे हुए हैं लोग हैं। तो मैं आरंभ कर रहा हूँ और लोगों से निवेदन चाहूँगा कि इन लघु कथाओं का आप देखिए कि लघु कथाओं का शिल्प कैसा होना चाहिए, उसका अंत कैसा होना चाहिए। हो सकता है कुछ इसमें कुछ लघु कथाएँ आपको कमज़ोर भी लगे, लेकिन निश्चित तौर पर कुछ लघु कथाएँ बहुत आपको अच्छी भी लग सकती है। पांचों गलियाँ बराबर नहीं होती है किसी भी रचनाकार की। प्रेमचंद ने बहुत सारी कहानियाँ लिखी होंगी, लेकिन नमक दरों का तो गोदान कुछ कहानियाँ ही है जो बार बार दोहराई जाती है। क्यों? लता मंगेशकर ने हजारों गाना गाए, लेकिन प्रतिदिन हम जो सुनते हुए 100-200 गानों में ही रिपीट होता है ज़्यादा। तो ये प्रत्येक रचनाकार के साथ है, केवल हमारे और आपके साथ नहीं। मैं नमूना के तौर पर आपकी कुछ लघु कथाओं को प्रस्तुत कर रहा हूँ। पहली लघु कथा है जिंदा मछली। सुबह नल पर 2 औरतें पानी लेने के लिए खड़ी थीं। एक ने पूछा, अरे मुनिया की माँ, कल तेरा मर्द तेरी सास को रिस्के में बैठाकर कहाँ ले जा रहा था? कल बुढ़िया को छाती में दर्द उठा रहा, सो उसको अस्पताल में भर्ती कराने ले गया रहा। अभी कैसी है? ठीक नहीं है। डॉक्टर बोला हार्ट अटैक है, उम्मीद कम है। नल से थोड़ी दूर 3-4 बच्चियां खेल रही थी, उनमें मुनिया भी थी। वह बोली, मालूम कल ना मेरे घर मीट आया था और आज जिंदा मछली आया है। अब यहाँ से देखिए लोक कथा का किस तरह निर्माण होता है, अंत होता है। हालांकि यहाँ से भी लोक कथा क्यों लिखे तो तब भी पूरी बात सामने आ जाती है। मालूम है ना मेरे घर मीट आया है और आज जिंदा मछली आया है। एक बच्ची बोली, लगता है तुम्हारा पापा का बहुत कमाई हुआ है। अरे नहीं रे, मुनिया बोली, कल मेरा दादी का तबीयत खराब हुआ रहा ना। रात में मेरा पापा मम्मी को बोल रहा था कि बुढ़िया 1-2 दिन का मेहमान है, अगर टें बोल दी तो 12 दिन तक एकदम निरामिष रहना पड़ेगा, प्याज लहसुन तक बंद। इसलिए मेरा पापा आज मच्छी लाया, एकदम जिंदा। देखिए कितना बड़ा उन्होंने चोट किया है। आजकल बहुत सी औरतें हैं, बहुत से आदमी है, सावन चल रहा है,
सावन में भाई हम लोग मछली और मुर्गा इस सब से बहुत दूर रहेंगे और इंतज़ार करते रहते कैसे सावन ख़त्म हो और टूट पड़ते हैं पूरा मुर्गा मछली सब चीज़ पर। ये हमारी मानसिकता हो गई है। हमारे अंदर की भावना शाकाहारी नहीं होती, केवल हमारा जो एक धर्म है उसके धारण से कुछ दिन के लिए हम इसको वंचित करते हैं। तो खैर बहुत बड़ी बात की तो लोग समझेंगे कि इस लोक कथा का क्या महत्व है। आपकी एक और लोक कथा है, हम बहुत छोटी छोटी लोक कथा पढ़ना चाहते हैं ताकि अधिकांश लोक कथाओं को लोगों के सामने प्रस्तुत कर सके। अब आपकी छोटी छोटी लोक कथाएं मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर रही है, थोड़ी सी एक पढ़ने वाली लोक कथाओं से बात ज़्यादा उस व्यंग बहुत ज़्यादा उभर के आया है। आपकी एक लोक कथा है चिंता एक, हम एक पढ़ रहे हैं चिंता एक। मंत्री जी की एक भैंस को उदास देखकर दूसरी भैंस ने पूछा, क्या बात है, चेहरे पर बारह क्यों बज रहे हैं? यहाँ मेरा दम घुट रहा है, मैं इस बधान से निकलना चाहती हूँ। लेकिन तुम तो अगले जन्म में भी इसी मंत्री के बगान में रहना चाहती थी। हाँ, इसलिए कि यहाँ हमारी सुरक्षा में प्रशासन जितना मुस्तैद रहता है उतना जख्मी जवान की सेवा शुश्रूषा में भी नहीं रहता। तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना। नहीं, मंत्री जी ने सेना के जवानों को मजहब के नाम पर बांटने का बयान दे दिया है, तो तुम क्यों दुबली हो रही हो? मेरी चिंता है कि कहीं वे भैंसों को भी मजहब के नाम पर ना बांट दे। ऐसा किस आधार पर करेंगे वे? हिंदू व्यापारी से खरीदी भैंस को वे हिंदू भैंस कह देंगे और मुस्लिम व्यापारी से खरीदी भैंस को वे मुसलमान भैंस करार दे देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतर व्यंग आपने मारा है। उनकी एक लघु कथा है विकास। देखिए छोटी छोटी बड़ी बात कहने के लिए बहुत बड़े आकार की लघु कथा लिखने की जरूरत नहीं है, छोटे आकार में बहुत बड़ी बात कही जा सकती है। उनकी एक लघु कथा है विकास। एक नेता ने कहा विकास पगला गया है। एक नेता ने कहा विकास पगला गया है। दूसरे नेता ने कहा विकास सड़कों पर दिख रहा है। मैंने विकास को फोन लगाया, कहाँ हो? वह बोला गांव में, बिटिया की शादी की तारीख लेने आया हूँ। मिल गई तारीख? नहीं, उन लोगों ने दहेज की बहुत बड़ी मांग रख दी है। तुमने क्या कहा? गुस्से से मैं पागल हो गया और उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई। अभी कहाँ हो? सड़क पर। देखिए दहेज पर बहुत सारी लोक कथाएं लिखी गई होगी, बहुत सारी छोट की गई होंगी, लेकिन इन्होंने देखा कि कितना भीतर तक जाकर उन्होंने मन को छूने की कोशिश किया है। जो दहेज देने से लाचार आदमी है, बाप है, किस तरह वो सड़क पर खुद को महसूस करता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको पंकज शाह जी, इतनी अच्छे चिंतन, अच्छे व्यंग लघु कथाओं के माध्यम से डालने के लिए। आपकी एक लघु कथा है, मैं 2-4 ही लघु कथा पढ़ रहा हूँ क्योंकि हमारे मंच पर और भी बहुत सारे लोग हैं, वो लोग भी लघु कथाएं पढ़ेंगे। जवाबदेही। देखिए 4-5 पंक्ति में उन्होंने कितनी बढ़िया, मैं बड़ी लघु कथा इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ कि मैं पहले से अध्यक्ष महोदय को लघु कथाएं भेजा भी नहीं है, और छोटी लघु कथाएं पढ़ के तो वही समीक्षा देना थोड़ा आसान होता है। जवाबदेही। लॉकडाउन में डाक वितरण लगभग से निष्क्रिय रहा। 3 माह तक जब कोई चिट्ठी पत्र पत्रिका नहीं मिली तो एक दिन मैंने पोस्टमैन को फ़ोन किया। उसने कहा लॉकडाउन है सर, सारे डाक इधर उधर अटके पड़े हैं। मैंने कहा लेकिन कुरियर से सारी सामग्रियां तो आ रही है। कुरियर वालों को अपनी कंपनी को जवाब देना होता है सर जी, यह कहकर उसने फ़ोन काट दिया। देखिए आज की डाक व्यवस्था से लेकर कुरियर व्यवस्था तक के कितनी बढ़िया उन्होंने चोट किया है। लॉकडाउन बहाना आ सकता है सरकारी पोस्ट ऑफिस में, लेकिन कुरियर पहुंच रही है। और अब तो मैं इस बात से आगे कहता हूं कि मेरे पास जितनी डाकें पहले साधारण डाक से आ जाती थी, आप लोग भी इसके भूत भोगी होंगे, अब मेरे पास एक भी डाक सामान्य डाक वाली नहीं आती, बल्कि सिर्फ रजिस्ट्री से जो भेजी गई होती है, वो भी पोस्ट ऑफिस, सरकारी पोस्ट ऑफिस से जो भी, बस वही पहुंचती है। हम डाके से बोलते कि मेरे सामान डाक नहीं आते हैं, तो कहते सर जो आता हो तो हम देते ही हैं। सवाल है कि उसमें उनको हस्ताक्षर करना, हमको हस्ताक्षर करना होता है, हस्ताक्षर करके ले जाते, इसीलिए
रजिस्ट्री डाक आ जाती है। यदि यह अनिवार्यता नहीं होती तो मुझे लगता है कि रजिस्ट्री डाक भी नहीं पहुंच पाती। तो बहुत अच्छी चोट है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उनका एक छोटी सी लोक कथा है, चोर सिपाही। कुछ बच्चे चोर सिपाही खेल रहे थे। राजा की पर्ची पाए बच्चे ने हुक्म दिया, चोर चोर सिपाही को पकड़ो। उसके द्वारा गलती से उल्टा बोल देने से सारे बच्चे हंस रहे थे। चोर चोर सिपाही को पकड़ो, उसके द्वारा गलती से उल्टा बोल देने पर सारे बच्चे हंस पड़े। पर यह हंसने की बात नहीं है। हमारे देश के कुछ हिस्सों में आजकल ऐसा ही खेल बेधड़क खेला जा रहा है। बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या व्यंग मारा है आपने, बहुत सुंदर। उनकी एक लघु कथा है, मूल्य वृद्धि। देखिए, हम लोग हमेशा रोना रोते हैं, महंगाई बहुत बढ़ रही है, महंगाई बहुत बढ़ रही है। पहले चीनी हम 50 पैसे किलो लेते थे, 1 रुपये किलो लेते थे, आज 40 50 रुपये 80 रुपये किलो हो गया। कोई ये कभी नहीं कहता है कि मेरा वेतन कल 500 रुपये था, आज 50,000 रुपया हो गया है। यह कोई नहीं कहता। कितना कड़ा चोट उन्होंने 2 लाइन के व्यंग में कहा है। हमने इस बात को कहीं लिखा था, लेकिन आज उनकी लोक कथा में पढ़ के बहुत खुश हुए कि ऐसी बातें भी लोक कथा के माध्यम से आनी चाहिए जो एक सच्चाई है। मूल्य वृद्धि। एक सुबह दूध वाले ने की घोषणा, आज से दूध 2 रुपये लीटर महंगा। क्यों? महंगाई बढ़ गई है। 1 माह बाद दूध वाले की पुनः घोषणा, आज से दूध 2 रुपये लीटर और महंगा। अब क्यों? सुना है आप लोग का वेतन बढ़ने वाला है। देखिए, 4-5 एक लाइन की लोक कथा है, बहुत अच्छी बात कही गई है। लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा सुझाव दूंगा कि लघु कथा में काल दोष कभी नहीं आनी चाहिए, चाहे छोटी सी लघु कथा हो चाहे बड़ी लघु कथा हो। यहाँ पर मुझे लगता है कि जो आपने एक लाइन जो आ गया, मुझे अभी तुरंत पकड़ में आ रही है कि 1 माह बाद दूध वाले को पूरे 1 माह बाद जहाँ आ गया, तो मुझे लगता है ये काल दोष से ग्रसित हो गई। लघु कथा में कभी 1 माह पहले, 1 दिन बाद, 1 दिन पहले की बात नहीं आनी चाहिए। यदि आती है तो उसको बैकग्राउंड से आनी चाहिए, मुझे जो लगता है। मैं नहीं समझता मैं कहाँ तक सही हूँ, मैं इस बीच को बहुत पकड़ता हूँ। इसको एक आध लाइन केवल आप चेंज कर दें या बैकग्राउंड से शुरू करें तो मुझे लगता है कि वो दोष भी खत्म हो जाएगी। वैसे यह लघु कथा आपकी बहुत अच्छी है। काल दोष से जो बचना चाहिए किसी भी लोक कथाकार को, वही लोक कथा का प्राण तत्व होता है। इसी तरह आपकी तो बहुत सारी लोक कथाएं हैं, सब पढ़ पाना तो खैर यहाँ संभव इसलिए नहीं है कि और भी हमारे मंच पर जुड़े हुए रचनाकार हैं, वे भी एक से एक बढ़ के एक लोक कथाएं आज यहाँ प्रस्तुत करेंगे। आपसे निवेदन है, अगर थोड़ी देर और जो रुकेंगे, जिस तरह से आपकी लोक कथाओं को उन्होंने सुना है, जब तक थोड़ी फुर्सत हो आप उनकी भी लोक कथाएँ सुनेंगे। एक एक लोक कथाओं का ही वो पाठ करेंगे और हमारी अध्यक्ष महोदय को तो हम सुनेंगे ही। आपकी एक और लोक कथा पढ़ कर उसके बाद हम छोटी सी आपकी लोक कथा पर जो हमने डायरी तैयार किया, बहुत छोटी सी, जो 5-6 मिनट से अधिक की नहीं है, जो समीक्षा हमने लिखा है वो प्रस्तुत करूंगा। उसके बाद अच्छे टिप्पणी के साथ प्रथम सत्र हमारा खत्म होगा। एक और लोक कथा आपकी है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। ये एक सच्चाई है हम साहित्य जगत का। हिंदी साहित्य का एक शोधार्थी अपने जिले के साहित्यकारों पर शोध कर रहा था। इसी सिलसिले में एक छोटे से कस्बे में वह पहुंचा। वहां के एक साहित्यकार से उसने पूछा, आपके कस्बे कितने लोग कविता लिखते हैं? उत्तर मिला 12। कितने लोग गीत लिखते हैं? उत्तर मिला 12। अच्छा, गजलकार कितने हैं? उत्तर 12। व्यंग लेखक कितने हैं? उत्तर 12। कहानीकार कितने हैं? उत्तर 12। लघु कथा कितने लोग लिखते हैं? उत्तर 12। समीक्षक कितने होंगे? उत्तर 12। शोधार्थी ने आश्चर्यचकित होकर कहा, ताज्जुब है, आपके इस छोटे से कस्बे में 84 साहित्यकार हैं, तब तो इसे साहित्यकारों का कस्बा कहना उचित होगा। उस साहित्यकार ने कहा, आप समझे नहीं महाशय, दरअसल इस कस्बे का प्रत्येक साहित्यकार सभी विधाओं में लिखता है। आप इन्हें जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स कह सकते हैं। मैं यहाँ पर ख़त्म कर रहा था आपके कथाओं का पाठ करते करते, लेकिन मुझे मेरी समझ में एक और बात है कि मैं जो पढ़ना चाहता था वो एक लघु कथा रह गई। वो मुझे बहुत अच्छी लगी, जो आज के संपादकों की मानसिकता है कि नाम देखकर जो रचनाओं को प्रकाशित करते हैं कि फन्ना की कविता आ गई,
अनामिका की कविता आगे साहित्य अकादमी पुरस्कृत हुआ है, चाहे वो कविता ना हो लेकिन वो छाप देते हैं। नवोदित और युवा साक्षर की कविता यदि सचमुच कविता है लेकिन उसमें नाम चूंकि उस तरह का नहीं है, उन्हें कोई साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला, कोई चर्चा में नहीं है, तो कविता नहीं है। इस पर उन्होंने बहुत अच्छा व्यंग कसा। इस लोककथा में ध्यान चाहूँगा, यह अंतिम लोककथा अब मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे अचानक नज़र आ गई, मैं यह पढ़ना चाह रहा था। कविता शीर्षक है कविता की समझ। एक नवोदित कवि ने प्रकाशनार्थ एक कविता एक प्रसिद्ध पत्रिका के संपादक को दी। संपादक ने उस पर सरसरी निगाह डालकर कचरे के डिब्बे में फेंक दिया और कहा, क्या आलतू फालतू चीजें लिखते हो? 5 साल तक निराला, प्रसाद, अज्ञेय, मुक्तिबोध जैसे कवियों को पढ़ो, फिर कविताएं लिखना। कवि के हाथ में निराला की एक काव्य पुस्तक थी। उसने पुस्तक खोलकर एक कविता उसे दिखाई। कविता वही थी जिसे कवि ने प्रकाशनाथ संपादक को दी थी। कविता देखते ही संपादक आग बबूला होकर बोला, तुमने निराला जी की कविता को अपनी कविता क्यों बताई? कवि ने कहा, सिर्फ यह देखने के लिए कि आपको कविता की समझ है या नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है ये रचना भी आप सभी को जरूर पसंद आई होगी, डॉक्टर पंकज शाह की। हालांकि अध्यक्ष महोदय इस पर क्या बोलेंगे यह तो उन पर टिप्पणी जाती है। फिलहाल मैं एक छोटी सी डायरी के बाद मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करूंगा, क्योंकि बहुत मेहनत से हमने छोटी सी समीक्षा लिखी है और उसको पढ़ने के बाद कुछ लोग बोले थे कि रचनाओं के पाठ के बाद आप समीक्षा करें, डायरी पढ़ें तो ज़्यादा उचित होता है, ताकि तब तक लोककथाओं से आम पाठक परिचित हो जाते हैं। तो उस मायने से हमने जो छोटी सी डायरी लिखा है, मैं ध्यान चाहूँगा आपका। बीच में हो सकता है मैं कुछ अंश नहीं भी पढ़ूं ताकि ज़्यादा लंबा ना हो। संभावनाओं के द्वार खोलती है पंकज शाह की लघु कथाएं। लघु कथा जिस विवाद से निकलकर बाहर आई थी, आज फिर क्यों वही उसी विवाद में वह घिरती जा रही है? ये एक सवाल है जो आज उठने लगा है, और ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि हमारे प्रतिष्ठित लघु कथाकार भी अपने द्वारा बने बनाए गए दायरे को तोड़ने में कोई परेशानी महसूस नहीं कर रहे हैं। इसलिए इसका दोष सीधे सीधे नई पीढ़ी को सौंपना गलत होगा। यह सर्वविदित है कि लघु कथा बड़े आकार में लिखना लघु कथा की शिल्प के साथ बगावत करना है। दूसरी तरफ लघु कथा को काल दोष के साथ स्वीकार करना लघु कथा के सिद्धांत के साथ खिलवाड़ करना है। और इन दोनों स्थितियों में मुख्य धारा के कई लघु कथाकार शामिल है जो गैर जिम्मेदाराना हरकत तो कर ही रहे हैं, वहीं युवा लघु कथाकारों के बीच भ्रम भी पैदा कर रहे हैं। इसलिए लघु कथा सीजन के प्रति गंभीरता से विचार करने की जरूरत आज भी है। और ऐसे समय में ही जब डॉक्टर पंकज शाह जैसे युवा लघु कथाकार अपनी लघु कथाओं को लेकर सामने आते हैं, तब उसके प्रति जिज्ञासा हमारी बढ़ जाती है। लघु कथा की उनकी नवीन कृति हमारे सामने आई है, संभावना। 100 पेज की इस पुस्तक में उनकी 57 समकालीन लघु कथाएं शामिल है, और यह पुस्तक बहुत ही गरिमापूर्ण रूप से इंडिया नेट बुक्स प्राइवेट लिमिटेड से प्रकाशित होकर हमारे सामने आई है। इस प्रकाशन के प्रकाशक विख्यात साहित्यकार संजीव कुमार बतौर भूमिका लिखते हैं कि लघु कथा के विषय में अपना अपना अलग तर्क प्रस्तुत करते हैं। इस बात में कोई दो मत नहीं कि हिंदी साहित्य जगत में कथाएं विभिन्न रूप में मिलती है। समान तौर पर लघु कथा आकार में छोटी होती है, किंतु वह स्वयं में परिपूर्ण होती है। यह प्रायः जीवन के किसी घटना या किसी भावना से जुड़ी होती है। उन्होंने लिखा है कि छोटी कहानी होने के नाते इसमें कम शब्दों में संपूर्ण कहानी कही जा सकती है, जिसका अंत सार्थक शब्दों में होता है। दूसरी तरफ वे लिखते हैं कि लोक कथा किसी कहानी का सार नहीं होता, अपितु अपने आप में एक संपूर्ण विधा है। जब अपने आप में संपूर्ण विधा है तो यह कहानी का छोटा रूप हुई कैसे? ऐसे हम छोटी कहानी क्यों कहते हैं? उन्होंने लिखा है लघु कथा का लेखा 1940-50 के आसपास कहा जाता है, किंतु ये सारी बातें अपूर्ण है। रविन्द्रनाथ टैगोर, शरदचंद्र, प्रेमचंद जैसे रचनाकारों ने भी लघु कथाएं लिखी, और इसके पहले भी लिखी गई। जब इसके रावी जी को कई लोग प्रथम लघु कथाकार मानते हैं। खैर, इन सब से आगे बात ले जा रहा हूँ। यह तो विवादास्पद बात हुई। आज लोक कथा के साथ भ्रमित हो रहे हैं कई लोग। हम भूमिका से आगे बढ़े तो माधव नागदा जैसे वरिष्ठ लोक कथाकार आलोचक की बात जरूर कर सकते हैं, जिन्होंने इस संग्रह में बदल के बहाने डॉक्टर पंकज शाह के लोक कथाओं पर गंभीरता से चर्चा किया है।
इसी बहाने लोक कथा के आकार प्रकार की भी उन्होंने चर्चा किया है। आय से प्रकाशित कुली, तरकीब, सृजन कर्म, कविता की समझ, श्रद्धा, उतर गया पानी, युग धर्म, स्मार्टफोन, व्यवस्था, असर, जवाब जैसी साहा की कई लोक कथाएँ जो उन्हें पसंद आई, उन्हें हमने दोबारा पढ़ा और पाया कि इस निश्चित तौर पर संभावनाओं के द्वार खोलती है पंकज साहा की लोक कथाएँ। उन्होंने ठीक लिखा है कि आधुनिक लोक कथा का जन्म 1970 से माना जाता है, किंतु अब यह 50 वर्ष युवा और सयानी हो चुकी है। और इस सयानी हो चुकी लोक कथाओं में डॉक्टर पंकज साहा की लोक कथाएँ भी शामिल है, जिसे एक नज़र में कदापि अनदेखा नहीं किया जा सकता। एक कुली के मजबूरी को नंगी आंखों से देखा है लेखक ने। ठीक उसी प्रकार कातर आंखें भी गहरी संवेदना की मार्मिक लोक कथा है। इस संग्रह की एक जिंदा लोक कथा है जिंदा मछली। अपने जीव के स्वाद के लिए हम सिर्फ राक्षस नजर नहीं आते, बल्कि मरी हुई संवेदनाओं का चादर ओढ़े हुए 21वीं सदी के रूढ़िग्रस्त मानव नजर आते हैं। बहुत सी महिलाओं को भी आपने देखा होगा कि सावन में मांस नहीं खाते। महिलाएं नहीं, कई व्यक्ति हैं जो सावन में मांस नहीं खाते, किंतु सावन के बाद जमकर उसका उपयोग करते हैं। क्या सावन के बाद भगवान गायब हो जाते हैं इस संसार से? यही ढकोसलापन अपने दैनिक जीवन में भी हम अपनाते हैं। किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, रिश्तेदारी में जब हम मांस मछली छप छोड़ देते हैं, किंतु भीतर से अपनी चाहत को मान नहीं पाते, बल्कि उस दिन की तलाश करते हैं जब हम जमकर हिंसक बन सके। क्या यही परिवार व्यक्ति समाज के प्रति प्रेम दर्शाता है? घर के सदस्य का बीमार होना और उसकी मृत्यु की संभावना नजदीक नजर आना उस व्यक्ति के प्रति प्यार नहीं दर्शाता, बल्कि ऐसी करुणात्मक स्थिति में भी अपने जीव के स्वाद के प्रति सचेत आज संकीर्ण भावना से ओतप्रोत दर्शाता है, जब उसे घर का सदस्य कहता है, मालूम ना कि कल मेरे घर मीट आया था, आज जिंदा मछली। एक बच्ची बोली, लगता है तुम्हारा पापा का बहुत कमाई हुआ है। अरे नहीं रे मोरिया, बोली, कल मेरे दादी का तबीयत खराब हुआ था। रात मेरा पापा मम्मी को बोल रहा था कि बुढ़िया 1-2 दिन का मेहमान है, अगर टे बोल दी तो 12 दिन का एकदम निरामिष रहना पड़ेगा, प्याज लहसुन तक सब बंद हो जाएगा। मेरा पापा आज इसलिए मछली लाया है एकदम जिंदा। लघु कथाओं की भीड़ में ऐसी लघु कथाएं हमारा ध्यान बरबस अपनी ओर खींच लेती है, और ऐसी लघु कथाएं हमारे दिल के भीतर बहुत दिन तक टीस पैदा करती है। विजया कुमारी मौर्य जी जुड़ गई हैं। ऐसे संवाद से लैस लोक कथाओं को ही हम कहते हैं एक सार्थक और प्रभावकारी लोक कथा, और ऐसी अधिकांश लोक कथाएं इस संग्रह में शामिल है जो हमें एक नई दृष्टि देती है और एक नई विचारधारा। मुक्त पृष्ठ पर बिना माथुर की साज सज्जा आकर्षित करती है, तो दूसरी तरफ भीतर की छपाई मुद्रण भी बेहतर हुआ है। एक बेहतरीन लोक कथा की पुस्तक देने के लिए लेखक को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद दोस्तों। थोड़ा हम हो सकता है बहुत समय बीच में कुछ हमने शॉर्ट भी करने की कोशिश किया, ताकि समीक्षा होती है। अभी विजया कुमारी मौर्य जी भी जुड़ गई हैं लखनऊ से, आपका स्वागत है। और कुल मिलाकर 1 दर्जन लोक कथाकार हमारे शामिल हो गए हैं। सबके हम एक लोक कथाएँ सुनेंगे, लेकिन इस दूसरे सत्र का आरंभ होने के पहले मैं चाहूँगा कि अब तक जो विचार हमारे सामने आए, जो लोक कथाएँ हमारे मुख्य अतिथि का जो लोक कथाओं का पाठ हुआ, एकल पाठ हुआ, उस पर हमारी निशा भास्कर जी जो स्वयं बहुत अच्छी लेखिका हैं, लोक कथा लेखिका हैं, और लोक कथा मंच संभाल रही हैं कथा दर्पण का, तो वो तो हमेशा समीक्षा देती रही हैं। आप सब निवेदन करेंगे कि संक्षिप्त में आप अध्यक्षीय टिप्पणी देने का कष्ट कीजिए। डॉक्टर निशा भास्कर जी, और आप अध्यक्षीय टिप्पणी देने के बाद आप, जैसा कि मेरी परंपरा चली है कि फिर अध्यक्ष अपनी 2 लोक कथाओं का पाठ करते हैं और उस पर संक्षिप्त टिप्पणी देते हैं हमारे मुख्य अतिथि। तो निशा भास्कर जी को हम आमंत्रित करते हैं अध्यक्ष उद्बोधन, और उसके बाद उनकी 2 लोक कथाओं के साथ दूसरे सत्र के आरंभ का। जी धन्यवाद। मैं निशा भास्कर, आदरणीय मंच संयोजक सिद्धेश्वर जी, आज के मुख्य अतिथि आदरणीय पंकज जी, और कार्यक्रम प्रभारी ऋचा वर्मा जी, तथा मंच पर उपस्थित सभी साहित्य सुधी जनों को मेरा नमस्कार है।
और ये कार्यक्रम तो साहित्य यह मंच जो है साहित्य के प्रत्येक विधा के लिए काफी योगदान दे रहा है। इस मंच को मैं बार बार नमन करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि मैं इस मंच पर होने वाले सभी कार्यक्रमों में मैं उपस्थित रहूं। आज भी मेरी तबीयत अच्छी नहीं है। मेरी आवाज से आप लोगों को पता चल रहा होगा। जी 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 जी, बहुत और बहुत धन्यवाद। कम से कम इतनी मजबूरी में आप सामने आई है, हम सभी की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शीघ्र आप स्वस्थ भी हो जाइएगा, इतने लोगों की दुआएं मिलेगी आपको। पर फिर भी मैं इतनी लोभी हूँ, लालची हूँ इस मामले में, साहित्य के मामले में, सुनने में, सीखने में, कि मैं उपस्थित हुई। और मैं भाग्यशाली हूँ कि इतने वरिष्ठ लेखकों से मेरा रूबरू होता है इस ऑनलाइन गूगल मीट के माध्यम से। तो बात करते हैं, हालांकि सिद्धेश्वर भाई जी की जो समीक्षात्मक टिप्पणी होती है और इनकी डायरी का जो पठन है वह एक एक तत्व से हम सभी को रूबरू कर देती है। अभी जितनी भी लघु कथाएं पंकज जी की पढ़ी गई और जो इन्होंने अपने वक्तव्य में कहा लघु कथा के प्रति, लघु कथा क्या है, और जो इनकी मैंने शब्दों को देखा, मुझे लगा कि लघु कथा के एक विशेषज्ञ में जो गुण होने चाहिए, जो शब्द होने चाहिए, वह इनके एक एक शब्द में समाहित था। जैसे कि इन्होंने शुरुआत ही किया था कि काया में लघु होने के बावजूद लघु कथा में उपस्थित कथ्य भाव के साथ विसंगतियों की जो उपस्थिति होती है वह लघु कथा को पूर्ण करती है। बहुत ही मतलब इतने सरल और शुद्ध भाषा वाक्य के जरिए इन्होंने लघु कथा की एक तरह से पूरा डिफिनेशन दे दिया। और उसके उदाहरण स्वरूप इन्होंने दोहा और छंद के भी विषय में रहीम और बिहारी की दोहा प्रस्तुत की, जो कि इनके साहित्य के प्रति जो रुझान है उसको दर्शाती है। फिर यह बिल्कुल सही बात इन्होंने कही थी कि पत्र पत्रिकाओं में पहले लघु कथा का इस्तेमाल एक थ्रिलर की तरह होता था, पर लघु कथा अब इस पायदान पर है कि अब किसी भी लघु कथा को लेकर कई पत्रिकाएं हैं जो लघु कथा के लिए ही समर्पित है। विशेषतः वह लघु कथा के लिए समर्पित है। यह लघु कथा के प्रगति का पैदान है। सोपान रची जा रही है लघु कथा। और लघु कथा में काल्पनिकता, जब कथ्य और जो हमारे आसपास का वातावरण है जब वो उससे दोनों की मेल खाने लगती है तो वह काल्पनिकता स्वाभाविक रूप में आ जाता है हमारे समक्ष। जैसे कि उदाहरण के लिए इन्होंने पूस की रात की कहानी का उदाहरण दिया था कि कैसे हल्कू के सामने ही मवेशियों ने उनके पूरी फसल को खा लिया और वह सोया रहा। इस उसमें कि क्योंकि वो फसल बचाने के लिए पूस की रात में आकर के खेतों में सोता था और आसपास के जो पुआल पत्ते होते थे उसको जला करके उष्मा की कोशिश करता था, गर्माहट की कोशिश करता था, सिकुड़ के सोता था। उसके साथ साथ उसी राख पर उसका एक कुत्ता भी कू करते हुए सोता था। और जब उसने देखा कि इतने प्रयास के बाद भी आखिर हमारी गरीबी मिटती नहीं है, हम इसी में लोटपोट होते रहते हैं, तो उसने उस दिन थक गया था एक तरह से, और थक करके उसने छोड़ दिया कि खा ले। और दूसरे दिन वह बहुत खुश भी था कि कम से कम अब उसको फसल की रखवाली करने के लिए खेत में नहीं आना पड़ेगा, वो अपनी झोपड़ी में आराम से सो सकता है। यह प्रेमचंद्र की कल्पना है, पर उन्होंने इसको इतना यथार्थ रूप दिया है कि हम जब पढ़ते हैं तो लगता है कि यह घटना हमारे आंखों के सामने घटित हो रही है। तो यह एक रचनात्मक जो कला है,
यह कल्पनाशीलता पर ही आधारित है, जो कि हम देखते हैं, जिसे हम हृदय से महसूस करते हैं जब हम उसे अपने कागज पर उतारते हैं। वह स्याही का रंग नहीं लगता है, मुझे लगता है वह हमारे हृदय के भावों का रंग होता है, जो यथार्थ रूप में शब्द बन करके हमारे समक्ष प्रस्तुत होता है। हमें भी नहीं पता होता है, जब हम किसी कहानी को या किसी कथ्य को या किसी विसंगति को जब हम उठा करके लिखने की शुरुआत करते हैं, तब ये हम सभी उपस्थित यहाँ पर सभी सदस्यों ने कभी न कभी इस बात को जरूर अनुभूत किया होगा कि तब वे नहीं होते हैं जब किसी भाव की गहराई में वो उतरते हैं। तो आदरणीय पंकज जी की हमने जितनी भी लघु कथाएं सिद्धेश्वर भाई जी के द्वारा हमने सुनी, और इन्होंने स्वयं भी जो एक लघु कथा अपनी सुनाई, भीड़ छटने लगी। एक रोटी की जब उसने बातें कही कि क्या कोई ऐसा है कि मुझे एक रोटी खिला सके, तो वहां से भीड़ छटने लगी। कितनी बड़ी समाज की एक तरह से नंगापन जो है वह प्रत्यक्ष रूप में आया है कि हम जब तक ढक करके अपने आप को रखते हैं कि हम बड़े उदार हैं, उदार चित्त वाले हैं, तब तक तो हम बड़े आगे बढ़ के बातें करते हैं, बस जब कसौटी पर हमें उतरना होता है तो हमारी वही बात होती है कि हम खिसकने लगते हैं। और एक इनकी मुझे जो लघु कथा है, हालांकि सभी लघु कथाएं मुझे अच्छी लगी और सभी एक गहरी विसंगतियों पर उठाई गई है, बहुत ही अच्छी कथ्य। और जैसे लघु कथा के लिए छोटी लघु कथा शब्द मुझे उपयुक्त नहीं लगता है, क्योंकि लघु कथा ही है, तो उसमें छोटी और बड़ी लघु कथा कहना उचित नहीं प्रतीत होता है। लघु कथा के लिए हम लघु कथा ही कहें तो ज्यादा उचित रहेगा। तो इनकी एक लघु कथा जो है विकास सड़क पर, क्योंकि इधर हम कई सालों से, मतलब अप्रत्यक्ष रूप में इन्होंने सरकारी तंत्र के ऊपर, मतलब इसमें द्विअर्थी मुझे लगा। मैंने जहां तक इस लघु कथा को सुना और समझा, मुझे लगा कि द्विअर्थ है, श्लेष अलंकार से परिपूर्ण जो शीर्षक ही सब कुछ कह दे रहा है, क्योंकि विकास की चर्चा आजकल हर पत्र पत्रिका, संवाद, भाषण, न्यूज़पेपर, हर जगह विकास की ही चर्चा होती थी। और वहां पर जब दहेज की बातें होती और उससे पूछा जा रहा है कि तुम कहाँ हो, तो सड़क पर। तो विकास शीर्षक नहीं है, विकास एक वह प्रतीक है जो कि आज भी सड़क पर ही है। वह किसी घर में किसी उद्देश्य के लिए अभी सक्सेस वह नहीं हुआ है, वह आज भी सड़क पर या पन्नों पर ही घूम रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तो बहुत बढ़िया बात कहा आपने। और फिर इनकी इसी जब इनकी रचना पढ़ रहे थे तो मुझे अखबार की एक कटिंग याद आई, जिस पर वो कटिंग का था कुछ ऐसा आया था हेड न्यूज कि बिहार में बनेगा पुलों का हेल्थ कार्ड, है ना, कि बिहार में बनेगा पुलों का हेल्थ कार्ड। और दूसरा न्यूज था कि बिहार में किया 3 पुलों ने आत्महत्या। अभी हाल फिलहाल जी, बिल्कुल। हाँ, ये अभी हाल फिलहाल की ही एक घटना है। तो ये उस विसंगति को, उस विकास को दिखा रहा है कि वह कहाँ है, कहाँ गिर रहा है। फिर जिंदा मछली, तो मतलब यह एक ऐसी जड़वत बुद्धि का प्रतीक है कि जिसे हम रिवाजों में, रस्मों में, पुराणों से, अपने बुजुर्गों से सीख करके उसको चलाते जाते हैं। इनकी इस रचना को सुनने के बाद से मुझे मेरी एक लघु कथा याद आई, जिसे मैं बीच में उदाहरण के ही रूप में मैं सुना दे रही हूँ
कि एक पिता रोज खाना खाने के बाद से, बिहार में अक्सर ये है, मैं भी बिहार से हूँ, तो खरिका करना, दांत खोदते हैं लोग जरूर वहां पर, चाहे दांत में कुछ फंसा हो ना फंसा हो, पर जो भी बड़े बुजुर्ग हैं दांत खोदने की आदत है, खरिका। और जो गांव में वो दियरखा बना रहता है, या आजकल खिड़की वगैरह के कहीं किसी कोने पर जगह, तो वहां पे नीम की लकड़ी यहाँ रखी रहती है। तो एक पिता रोज जा करके खाना खाने के बाद से रात में दांत खोद करके दीवार के ही तरफ मुंह करके और वहां पे वो रख देता है खरिका। अब बेटे देखते हैं उसके, तो बेटे देखते हैं तो उनको ये नहीं पता है कि मेरे पिता क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। उनको बस ये लगता है कि यह रिवाज होता होगा कि खाना खाने के बाद से रात में उधर मुंह करके 2 मिनट खड़े रहना है। तो जब उसके पिता गुजर जाते हैं तो वो बेटे भी खाना खाने के बाद से वहां जाकर के 2 मिनट खड़े होते हैं। और तो उनका बच्चा पूछता है कि पापा आप क्या कर रहे हैं, तो कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता, तुम भी ध्यान दिया करो, यह हमारा रिवाज है, हमारे पिता भी यहाँ पर रात का खाना खाने के बाद से यहाँ पर खड़े रहते थे, है ना। वही ये जिंदा मछली है कि जिंदा मछली में उसको खाने की इच्छा है, पर चूंकि समाज है, परंपरा है, ये लोग मुझे ना कुछ कहें, ये लोग मेरे ऊपर उंगली ना उठाए, इसलिए वह बुढ़िया बीमार है, पर उसका इलाज कराने से पहले मीट खाएगा और दूसरे दिन जिंदा मछली खाएगा। तो ये सभी जितने भी, सबसे मुख्य रूप से जैसे कि शीर्षक का महत्व होता है, एक एक लघु कथा का शीर्षक मुझे बहुत पसंद आया। जिंदा मछली, चिंताएं, विकास, जवाबदेही, चोर सिपाही। चोर सिपाही जो लघु कथा है, इसमें इतना व्यंग्य छिपा है कि चोर चोर सिपाही को पकड़ो। अब पूरा जब समाज ही चोर है तो वो किसको पकड़ेगा, वो सिपाही को ही पकड़ेगा, पकड़ो सिपाही को। मतलब इतना द्वय अनुभूति वाले जो ये कथ्य है, विषय को मतलब भरपूर इसमें जिया गया है। मूल्य वृद्धि, सही बात है कि मूल्य वृद्धि जब भी होती है और जब किसी सामान की पर मूल्य बढ़ता है तो हम अक्सर घर में भी चर्चा करते हैं, अपने दोस्तों के सामने भी चर्चा करते हैं कि यार बहुत महंगाई हो गई है, ऐसे नहीं होना चाहिए, हम कैसे जिएंगे। पर हम हमारा जब और वो है कौन, जिस उपभोक्तावाद में हम जी रहे हैं, हम उपभोक्तावादी हैं और उस सारे सामान को हम पाना चाहते हैं पर सस्ते में, पर जो व्यापारी है उसको भी तो मुनाफा होना चाहिए। इस हम मतलब प्रत्यक्ष रूप में सिर्फ अपने लिए सोचते हैं, कभी उनके बारे में नहीं सोचते जो हमारे लिए हर तरह के पैदावार को पैदा करते हैं। तो इस मूल्य वृद्धि के द्वारा इन्होंने उस ओर हमारी दृष्टि को ले गए हैं। फिर कविता की समझ, या तो दिल को छू लेने वाली ये लघु कथा है कि इस व्यथा से लगभग हम सभी गुजरते ही हैं। हम सबकी इच्छा होती है कि कोई अच्छी पत्रिका मिले, एक अच्छा देश मिले कि जहां पर हमारी रचनाएं छपे, और खास से और मतलब वहां छपने की मुख्य कारण ये होता है मेरी समझ से कि अगर संपादक की नजर में कुछ कमी है हमारे लेखन में तो वह उसको सुधार करके दे अवसर, है ना। पर आजकल संपादक सुधारते नहीं है, सीधे वापस कर देते हैं ये कहकर कि ये इस पत्रिका के लायक है ही नहीं, है ना। क्यों, आप इस पत्रिका का पहले अध्ययन कीजिए, इसके बाद से कोशिश कीजिए। परंतु यहाँ पर मैं एक संस्मरण मुझे आ रहा है कि जैसे मैं पढ़ी थी दिन साकेत, जो साकेत है मैथिली शरण गुप्त की, उन्होंने अपनी बातें में उन्होंने लिखा था कि जब वो
इसकी पांडुलिपि भेजा था प्रकाशक को, तो उस प्रकाशक के संपादक दिनकर जी थे और दिनकर जी ने उनकी पूरी कविता पढ़ी और पूरी कविता को पढ़ने के बाद से मैथिली शरण गुप्त को बुला करके कहा कि जो विषय है, जो भाव है, वह बहुत ही सुंदर है, परंतु जो शब्द है वह इसके लिए उपयुक्त नहीं है। तो मैथिली शरण गुप्त बहुत शर्मिंदा हुए और शर्मिंदा होने के बाद से उनको समझ में नहीं आई कि अब मैं क्या लिखूं, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत से साकेत को लिखा था। उन्होंने अंत में लिखा है कि मैं वह पांडुलिपि वहीं पे छोड़ करके और आ गया, उदास मन से मैं वापस आ गया। और फिर 2-4 दिन के बाद किसी सम्मेलन में जब दिनकर जी से बात हुई तो उन्होंने उस पर चर्चा किया और कहा कि क्या मैं तुम्हारे भावों को और तुम्हारे कथ्य और विषयों को रखते हुए उसमें कुछ अपना शब्द उल्हेड़ सकता हूँ। तो ये प्रार्थी के समान उनके समक्ष खड़े हुए और बोले कि यह मेरी सौभाग्य हो। और तब उन्होंने कहा है कि उसमें, उन्होंने स्वयं कहा है कि उसमें केवल मेरे भाव और चेतना है, बाकी जो शब्द संरचना है वह सारे दिनकर जी के हैं। तो पहले के संपादक ऐसे होते थे कि लेखक को प्रोत्साहित करते थे, वह एक पटल पर लाते थे। पर अब है कि आप अगर गलत भेज रहे हो, आपको खुद लग रहा है कि सही है, चाहे वो सही नहीं है, तो कई पत्र पत्रिकाएं हैं कि वैसे ही आ जाते हैं। मैं पढ़ती हूँ, मेरे में भी गलतियां होती है और तब मुझे लगता है यार मुझे थोड़ा पहले और पढ़ना चाहिए था, ये ना गलत छप के आ गया। और स्टेटस पे लगाने का आजकल चलन है, मैं भी लगाती हूँ। तो मुझे जहाँ अपनी कविताओं में चाहे लेखन में अगर गलती खुद से लगती है, फिर मैं उसको स्टेटस पे नहीं लगाती हूँ, मैं उसको वैसे ही रख लेती हूँ अपने पास। तो पहले के संपादक, आज के संपादक, पहले के लेखक और आज के लेखक एक दूसरे को बढ़ावा देने के लिए, और ये जो हमारा मंच है ना अवसर धर्मिता, ये मुझे इसलिए अच्छी लगती है कि ये सच में अवसर धर्मिता का निर्वहन करती है और सबको आगे बढ़ाने में तुले रहते हैं आदरणीय सिद्धेश्वर भाई जी। तो मैं हमेशा इसी के साथ मैं अपना शब्दों पर मैं विराम देती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद निशा भास्कर जी को मैं नमन भी करती हूँ, बहुत बहुत मैं नमन करती हूँ कि इनकी एक एक जो लघु कथाएं जो यहाँ पर मंच पर प्रस्तुत हुई, बस वही एक जो इन्होंने मूल्य वृद्धि के ऊपर कहा वही पटाक्षेप में कही गई। जैसे वो क्या था कि अभी 1 महीने बाद, उस 1 महीने को पहले लेते और जब वो दोबारा से बोलता कि 2 रुपए की मूल्य वृद्धि हो गई, तो आप बोलते कि अभी ही तो 1 महीना पहले तूने मूल्य की वृद्धि की हुई थी। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी जी में नहीं आता, बस इतना ही सुधार करने की जरूरत है, नहीं तो रचना बहुत अच्छी है, आपने बिल्कुल सही बोला। आप काल 2 से बच जाइएगा। इतने सटीक और सार्थक लघु कथाएं हैं आपकी कि मैं आपकी लेखनी को नमन करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार सिद्धेश्वर जी का जिन्होंने मुझे मंच पर समय दिया। और बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी निशा भास्कर जी के, आपने भी ये अपनी तबीयत खराब में भी आपने समय दिया, इसके लिए दोहरा धन्यवाद दे रहा हूँ आपको और सभी की ओर से प्रार्थना कर रहा हूँ शीघ्र स्वास्थ्य प्राप्त करें। और बहुत ही यह 3 साल से मैं कार्यक्रम कर रहा हूँ, शायद ही कोई ऐसा कार्यक्रम हो कि मैं किसी को आमंत्रित किया हूँ और वह नहीं आ पाए हों। बहुत मजबूरी में तो लोग नहीं आते, अलग बात है, लेकिन आप अपनी तमाम व्यवस्थाओं के बावजूद यहाँ उपस्थित हुई, बहुत बड़ी बात है। और सोशल मीडिया का यह फ़ायदा भी है, नहीं तो यदि मैं पटना से यहाँ बुलाता तो शायद तबीयत खराब होने पर नहीं भी आती, लेकिन सोशल मीडिया का फ़ायदा है कि आप जहाँ हैं वहाँ से उपस्थित हो गए हैं और सब लोग एक दूसरे के सामने हैं। बाद में और भी कई मित्र हमारे जुड़े हैं, जिसमें विजय कुमारी मौर्य तो हैं ही, अनिल कुमार जैन, कोई गौतम है और आज प्रिया रानी, इनका भी हार्दिक स्वागत है मंच पर। और दूसरे सत्र का आरंभ होने के पहले जैसा कि हमने कहा था कि हमारी आज की डॉक्टर निशा भास्कर जी हैं,
तो उनसे मेरा निवेदन होगा कि दूसरे सत्र का आरंभ आप अपनी 2 लघु कथाओं से करें और आपकी दोनों लघु कथाओं, बाकी लोग एक एक लघु कथाएँ पढ़ेंगे, तो आप 2 लघु कथाओं का पाठ कीजिए और उस पर संक्षिप्त टिप्पणी आज के हमारे जो मुख्य अतिथि हैं पंकज साहा जी, डॉक्टर पंकज साहा जी, वो संक्षिप्त में आपकी टिप्पणी देंगे। एक मैं क्षमा चाहूंगा, एक कार्यक्रम में मुझे 2 बजे जाना था और एक जगह कार्यक्रम है, तो मैं थोड़ा अनुमति चाहता आपसे आज। मैंने आपको मैसेज भी किया था। हाँ, आपने कहा था सिर्फ 5 मिनट और लग जाएगा। ये निशा भास्कर जी लोग कथा पढ़ देती है, उस पर 2 लाइन की ओर बोल के तब आप चले जाइएगा। वो सिर्फ 5 मिनट। निशा भास्कर जी आप कहाँ मंच पर हैं? आप 2 लोक कथाओं को जल्द पढ़ें ताकि इनको हम विदा करें आपकी लोक कथाओं की टिप्पणी के बाद। जी जी सही है। पहली लघु कथा है उलझन। वनीता ट्रॉली को सरकाते हुए प्लेटफॉर्म के बिल्कुल किनारे आ गई थी। ट्रेन की पटरियां आपस में उलझी हुई किसी अज्ञात मंजिल तक जाती हुई भयावह लग रही थी। हांफती कांपती ट्रेन की आवाज सुनकर वह झटपट बोगी में समा गई। भरी भरी नजरों से स्टेशन की ओर देखा और आंखें बंद कर ली। वह बुदबुदाई, अब तक तो अम्मा बाबूजी को मेरी चिट्ठी मिल गई होगी, उन्हें खबर हो गई होगी कि। वह जैसे खुद से बातें करने लगी। माफ करना बाबूजी, मैं क्या करती, आप लोगों को इतना दुखी और मजबूर मैंने कभी देखा नहीं, इसलिए मैं यह कदम उठा रही हूँ। मैं आपकी पुत्र नहीं हूँ, परंतु संतान तो हूँ, असमय घर का इकलौता चिराग, और मेरा छोटा भाई हमें छोड़कर इतना दूर निकल गया कि कभी वापस नहीं आएगा। मुझे पता है आप लोग खुद को कितना असहाय समझने लगे हैं। बुढ़ापे की लाठी बेटी भी बन सकती है माँ, आप दोनों मुझ पर भरोसा रखना। डिप्लोमा की डिग्री और आपके आशीष से मुझे शहर में कोई ना कोई नौकरी अवश्य मिल जाएगी। नौकरी लगते ही मैं आपको खबर करूंगी। अपना ध्यान रखना माँ। पटरी पर गाड़ी सरकने लगी। वह सुबक कर बोल रही थी, मुझे याद है माँ, जब हमारे घर में भी खुशियाँ लोट पोट करती थी, उस समय भी आप हिदायत देती थी। उसी हिम्मत को लेकर जा रही हूँ। स्त्री में भूख, धूप और दुख सहन करने की शक्ति होनी चाहिए, इसी से घर में बरकत होती है। वाह, बहुत बढ़िया। दूसरी कहानी है, दूसरी लघु कथा है तदबीर। स्कूल से आकर दीप्ति ने अपना पर्स बेड पर एक को रखा। डोरबेल की आवाज सुनकर उसने दरवाजा खोला। सामने सारिका पूरी टिप टॉप में खड़ी थी। दीदी आप? वह आश्चर्य से बोली, क्यों, मैं नहीं हो सकती? अब क्या मुझे अपने भाई के घर आने के लिए भी अपॉइंटमेंट लेना होगा? तुम मुझे इतना आश्चर्य से क्यों देख रही है? नहीं दीदी, आपका घर है, आप जब मर्जी आइए, दीप्ति ने कहा। दरवाजे से अंदर आती हुई सारिका बोली, हाँ, सरस भी गाड़ी पार्क करके आ रहे हैं, तब तक तू शरबत बना ले। वह सोफा पर निढाल होकर बैठ गई। दीप्ति रसोई में जाकर क्षण भर आंखें बंद कर खड़ी रही। प्राइवेट स्कूल वाले सैलरी से अधिक काम करवाकर पहले ही खून चूस लेते हैं, और घर में 1 मिनट भी। उसने बुदबुदाते हुए अपने सिर को झटका। शरबत का ट्रे लेकर वह बैठक में आई। गिलास पकड़ाते हुए सारिका ने पूछा, मेरा भाई कहाँ है? अपने कमरे में ही होंगे शायद, दीप्ति ने कहा। शायद? इतने बड़े पुश्तैनी मकान की मालकिन मेरे भाई की वजह से ही बनी बैठी हो, और इतना भी पता नहीं है कि तुम्हारा पति कहाँ है? दीदी, मकान कोई खा थोड़ी सकता है, खाने के लिए तो कमाना पड़ेगा। अरे वाह, तो अपनी कमाई का रौब दिखा रही हो। यह इतना बना श्रृंगार भी तो दिखाने का मौका मिलता है। सारिका ईर्ष्या से भरकर बोली, हाँ दीदी, इससे कहाँ मुकर रही हूँ। यह सुख तो है ही, घर में सारी फजीहत के बाद पति के नाम का श्रृंगार करके बाहर की फजीहत से सारिका टेढ़ी नजरों से दीप्ति की ओर देखकर बुदबुदाई, कमाल है, हर हाल में जीने की नई तदबीर निकाल ही लेती है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। और संक्षिप्त में टिप्पणी देंगे हमारे मुख्य अतिथि आज के डॉक्टर साहा जी, डॉक्टर पंकज साहा जी। लघु कथा तो दोनों लघु कथाएं बहुत अच्छी है, कसी हुई है। पहली लघु कथा में उन्होंने बिंबों का भी प्रयोग किया
और दोनों लघु कथाओं में प्रतीकात्मकता तो है ही, सांकेतिक रूप में उन्होंने बहुत बड़ी बात कह गई और उन्होंने कही है माँ का दुख जो है, जो क्या होता है कैसे अपने बेटे के प्रति, चाहे वो कमाता है या कमाने के लिए विदेश गया हुआ है, ये इसको उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने अपनी पहली लघु कथा में बात कही है उन्होंने। और तदवीर दूसरी लघु कथा जो है उसमें ये जो पारिवारिक जो ईर्ष्या लोगों में होती है, आपसी ईर्ष्या, उसको ये सामाजिक सत्य है। हम देखेंगे कि परिवार में विशेषकर एक उपन्यास है सारा आकाश राजेंद्र यादव जी का, उसका मूल कथी है कि नारी ही नारी के कष्टों का कारण बनती है। तो इसमें देखेंगे कि एक नारी ही नारी के प्रति ईर्ष्या की भावना रखती है। तो निश्चित रूप से ये सामाजिक सत्य और पारिवारिक सत्य भी है। परिवार में जो होता है उसको उन्होंने एक नए ढंग से प्रस्तुत किया है, इसके लिए मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ। दोनों ही लघु कथाएं बड़ी उत्कृष्ट है और बड़ी कसी हुई है, इसलिए उनको बहुत बहुत बधाई। और आज के इस कार्यक्रम के लिए सिद्धेश्वर जी को और जो आए हैं उपस्थित है निशा भास्कर जी को, और जो लोग भी है ऋचा वर्मा जी और जो समस्त लोग हैं, उनको मैं पुनः पुनः धन्यवाद देकर उनके प्रति आभार व्यक्त कर, क्योंकि अभी एक बजे से कार्यक्रम है जहाँ मुझे जाना था, तो मैंने 1 घंटे का समय उनसे लिया था। तो अब मैं दूसरे कार्यक्रम में जाऊंगा, मैंने सशरीर वहाँ उपस्थित होना है, तो मैं आप लोगों से अनुमति लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर पंकज शाह जी, आपने व्यस्त समय में जो समय निकाल कर हमारे सामने उपस्थित हुए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनः आपसे फिर मुलाकात होगी हम अपने मंच पर। इसके साथ हम आपको विदा करते हैं। और अब हम इस क्रम को दूसरे सत्र का हम आरंभ हो चुका है। हमारी आज जो मुख्य अध्यक्षता है निशा भास्कर जी की लघु कथा से, और हम इस क्रम को आगे बढ़ाएंगे जैसे जैसे मुझे नाम प्राप्त हुए हैं। और लोग से निवेदन करें कि अपनी एक एक लघु कथाओं का पाठ करेंगे। ऋचा वर्मा जी पूरे सप्ताह उन्होंने प्रभारी का काम संभाला है, और पूरे सप्ताह लघु कथा सप्ताह में कई लघु कथाओं पर उन्होंने टिप्पणी दिया है। तो मैं ऋचा वर्मा जी से निवेदन करूंगा कि आप 2 शब्द अपनी ओर से प्रस्तुत करते हुए कि सप्ताह कैसी लघु कथाएँ आई, उस पर क्या आप सोच सकती हैं, और उसके बाद वो अपनी एक लघु कथा का पाठ करेंगी और यह क्रम आगे चलेगा। और निशा भास्कर से निवेदन होगा कि आप प्रत्येक लघु कथा पर बहुत संक्षिप्त में, बहुत विस्तार से कहने की जरूरत नहीं है, बहुत संक्षिप्त में आप 2-4 लाइन में अपनी समीक्षात्मक टिप्पणी देते जाइएगा तो आसानी रहेगा। तो मैं ऋचा वर्मा जी को आमंत्रित करता हूँ बतौर प्रभारी अपने संक्षिप्त विचार देते हुए अपनी एक लघु कथा का पाठ करें। नमस्कार। लघु कथा हमारे जो लगातार आती रही है और सभी लघु कथाएं बहुत ही अच्छी रही है। थोड़ी बहुत कमी बेसी है, और चूंकि हम लोगों को अधिकार है कि बोले, तो उस पर जहाँ कुछ लगता है कि कुछ बोला जा सकता है मैंने कहा, लेकिन अधिकतर लघु कथाएं बहुत ही अच्छी रही और सब अपने आप में अनूठी रही। विषय भी बहुत अच्छे रहे। एकाध लघु कथा जिसका विषय ऋचा जी कैमरा को थोड़ा सा सीधा कीजिए, आपको पूरी तस्वीर आ सके। आपका चेहरा थोड़ा सा कट रहा है, आप बीच में के मोबाइल को कर लीजिए थोड़ा। हाँ बस ठीक है। सर इनके बाद मुझे बुला लेना, जाना है। किनका नाम है? मंजू गुप्ता। हाँ ठीक है, आप ही का नंबर है, आप आए हैं पहले। बहुत ही सुखद संकेत है, शुभ संकेत है, और हमारे मन से बहुत अच्छे विद्वान विदुषी लोग जुड़े हैं, और तो लघु कथा का भविष्य निश्चित ही बहुत ही उज्जवल है। और मैं आप मंजू गुप्ता जी को सर दे दीजिए मौका, वो अपनी लघु कथा पढ़ ले, मैं बाद में पढ़ लूँ। धन्यवाद। चलिए, प्रभारी जी का आदेश है। डॉक्टर गुप्ता जी आप पढ़िए। हाँ, जो कमियां हो वो भी बताना जिससे मैं सुधार सकूं। अनहद। पहले तो मंच को नमन है, अवसर धर्मिता मौका देता है हमें आगे बढ़ाने का, और कलाओं का यहाँ पर ड्राइंग का, पेंटिंग का, कहानियों का, बाल कविताओं का, लघु कथाओं का,
ये मंच है। तो लघुकथा पढ़िए कि सबको मौका मिले। सुनिए, हाँ, लघु कथा का नाम है, शीर्षक है अनहद। नवजात हिमांशु को दुग्धपान कराते हुए मातृत्व की खुशी डॉक्टर फागुनी के चेहरे पर दमक रही थी। जननी बनना हर नारी का गौरव होता है। अतीत के एल्बम के एपिसोड एक के बाद एक आंखों में खुलने लगे। शादी के बाद हॉस्पिटल की दोहरी जिम्मेदारियों को कुशलता से निभाई जा रही थी। इकलौती बहू होने से सासू माँ का वंश बढ़ाने